भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसमें भाग 4 वर्णित किया गया है? आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय दिया हुआ है हमारे पास, इसी के बारे में हम लोग आज बात करें। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया? भारत में जो आज हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय है वो आपका अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान बनकर लागू हुआ। जिस समय हमारा संविधान बनकर लागू हुआ उस समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो जजों की संख्या थी वो कितनी थी? तो कुल जजों की संख्या थी 7, जिसमें से 6 आपके अन्य न्यायाधीश थे और प्लस 1 क्या था हमारा? तो मुख्य न्यायाधीश था। एक क्या था हमारा? मुख्य न्यायाधीश था। ये उस समय के लिए काफी था। क्यों काफी था बेटा? कि उस समय हमारे भारत की जनसंख्या काफी कम थी, तो भारत में मामले भी कम थे, तो इतने न्यायाधीश ही नियुक्त किए गए। समय बीतने के बाद अगर आज वर्तमान में हम लोग बात करें, वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश है। कितने? 34 न्यायाधीश है। और यहाँ पे 34 न्यायाधीशों में 33 हमारे पास अन्य है और एक क्या हमारे पास? मुख्य न्यायाधीश है। बाकी क्या हमारे पास? तो ये अन्य न्यायाधीश, और एक क्या है हमारे पास? एक हमारा मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय काम क्या क्या करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय क्या काम करता है? संविधान के संरक्षण का काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय काम कौन सा करता है? तो वह संविधान के संरक्षण का कार्य करता है। भारत की सबसे बड़ी जो न्यायपालिका है कौन सा हमारे पास? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर कोई भी न्यायिक संस्था अब अवेलेबल नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो भी जितने भी हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पेमेंट कहाँ से आता है, इस सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या होता है? डिफाइंड होता है। सब कुछ संबंधित किससे होता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट से। सर्वोच्च न्यायालय भारत में एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय है। कहाँ पे है? तो दिल्ली। भारत का एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो दिल्ली। इसी का अगर छोटी शाखा के बारे में बात करें तो हर राज्य में क्या है बेटा? आपका एक उच्च न्यायालय। क्या है? उच्च न्यायालय, इसको हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं। और अगर सामान्य न्यायालय की बात करें तो प्रत्येक जिले में क्या होता है? एक जिला न्यायालय होता है। अगर बात करें भारत में कुल कितने हमारे पास उच्च न्यायालय है? तो 25। कितने न्यायालय हमारे पास? 25। टोटल 25 हाई कोर्ट है हमारे देश में। और अगर सेशंस कोर्ट की बात करें, जिले न्यायालय की बात करें, तो हर जिले में क्या है? एक तो सेशंस कोर्ट है। उसके लिए उतना टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं। चलिए इसको बताइएगा पहले। तीसरा हमारा कौन सा होता है बेटा? सामान्य न्यायालय होता है। अगर अपन बात करें सर्वोच्च न्यायालय की संख्या के बारे में, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? एक मात्र है। अगर उच्च न्यायालयों की बात करें तो टोटल इनकी संख्या कितनी है? 25। और ये निर्धारित भी होते हैं, कहाँ पे होते हैं? तो प्रत्येक जिले में होते हैं। कहाँ पे होते हैं ये? प्रत्येक जिले में स्थित होते हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की बात करें कि न्यायाधीश कितने हैं हमारे पास, तो सर्वोच्च न्यायालय में टोटल 34 न्यायाधीश है, जिसमें से 33 हमारे होते हैं अन्य न्यायाधीश और एक होता है हमारा मुख्य न्यायाधीश। अगर उच्च न्यायालयों की बात करें तो बेटा ये निर्धारित नहीं होता है, क्योंकि यह हर राज्य में उस राज्य की जनसंख्या और वहां के दिए गए मामलों पे डिपेंड करता है। और यहाँ भी सामान्य न्यायालयों में भी यह निर्धारित नहीं होता है कि कितने हमारे पास न्यायाधीश हो। अगर इनकी आयु के बारे में बात करें कि यहाँ पे जो हमारे पास इनकी आयु या फिर इनका कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है, या जब ये नियुक्त होते हैं उस समय से या तो 5 वर्ष या तो 65 वर्ष की आयु जो ये पहली पूरी कर लेते हैं, उसके बाद इनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। सपोज ऐसा होता है कि एक आदमी आपका 50 वर्ष में ज्वाइन किया, तो 65 वर्ष पूरा करने से पहले क्या होगा? वो 5 साल की आयु पूरी कर लेगा, अपना कार्यकाल पूरा कर लेगा, तो 55 रिटायर हो जाएगा। अब कोई आदमी अगर 62 पे ज्वाइन किया है
तो क्या 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगा? नहीं। क्या होगा? वो 65 में ही रिटायर कर दिया जाएगा। इनका जो बेटा कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल होता है 62 वर्ष का। 62 वर्ष के बाद इनको रिटायर कर दिया जाता है। इनका कार्यकाल भी कितने का होता है? 62 वर्ष का होता है। 62 वर्ष के कार्यकाल के बाद इनको रिटायर कर दिया जाता है। कहानी ये है कि सर अगर 62 में इसको काम करा के आप रिटायर करोगे, तभी तो जाकर क्या करेगा, ये कोर्ट पे आकर प्रयास करेगा, वहां मामले सुनने के बनने के लायक रहेगा, तभी ना अपने को सुप्रीम कोर्ट का जज मिलेगा। इसीलिए इनकी आयु का सीमा रखा गया, कार्यकाल का कुछ रखा गया है, कम रखा गया। अगर बात करते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। यहाँ तक कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन अगर राज्य के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है बेटा? तो वो राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल। क्लियर है ये? अब अगर इनको इस्तीफा देना होगा, त्याग पत्र देना होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश त्याग पत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। ये भी त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देंगे। और ये किसको देंगे त्याग पत्र? तो ये राज्यपाल को। किसको देंगे? राज्यपाल को त्याग पत्र देंगे। समझ रही बात? अब अगर इनके वेतन के भत्ते की या फिर पैसे की बात करता है कि इनको पेमेंट कौन देता है, तो पेमेंट कौन देगा बेटे? इनको आता है केंद्र की संचित निधि से। कहां से आता है? संचित निधि से। इनको भी आएगा केंद्र की संचित निधि से। और इनको कहां से आता है? इनको आता है राज्य की संचित निधि से आता है। संचित निधि से आता है। क्यों आता है राज्य की संचित निधि से? सर राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं, तो इनका पेमेंट भत्ता जो होगा भारत किस पे होगा? राज्य पे होगा। इनको राष्ट्रपति नियुक्त कर रहे हैं, तो इनका पेमेंट भत्ता राज्य की केंद्र की संचित निधि पे भारी होगा। और इनको भी राष्ट्रपति नियुक्त कर रहे हैं, राष्ट्रपति क्योंकि केंद्र के अधिकारी होते हैं, इसीलिए इनका पेमेंट वगैरह किससे भारित होगा? वो केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है। इनका निर्वाचन कैसे होता है? निर्धारण कैसे होता है कि किसको हमारे पास हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश बनाए जाए? तो इनका निर्वाचन करता है बेटा संसद के द्वारा। किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा। नियुक्ति पत्र इनको राष्ट्रपति देंगे, लेकिन इनका निर्वाचन कौन सा आदमी हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनेगा, कौन से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा। मंत्री परिषद अथवा प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया जाता है? एक आदमी को चुना जाता है जो कि सरकार के नजर में बहुत अच्छा आदमी होता है और बहुत बड़ा जानकार होता है किसका? कानून का। उसके नाम पे चर्चा होती है और मंत्री परिषद अथवा प्रधानमंत्री के द्वारा उसके नाम को संसूचित किया जाता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करते हैं? उस आदमी क्या करते हैं? तो पद की नियुक्ति दे देते हैं। तो बेटा इनको चुना जाता है। अगर बात करेगा कि चुनने की, तो चुनने के कौन? इनको चुनने का अधिकार होता है किसका? संसद। किसका होता है? संसद। क्लियर है ये? लेकिन इनको चुनने का अधिकार किसका होता है? तो राज्यपाल। किसका होता है? राज्यपाल। क्लियर यहाँ तक? चलेगा। देखिएगा इसको पहले बताते हैं। कोर्ट का जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश इनके लिए बेटा योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? भारत के नागरिक होने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए जी? तो एक तो आपके भारत का नागरिक हो। दूसरी बात क्या होना चाहिए बेटा? ये अपने से न्यूनतम न्यायालय, अर्थात कौन सा न्यायालय? तो उच्च न्यायालय में कितने वर्ष का? तो 5 वर्ष क्या होने चाहिए? या तो आप जज होना चाहिए, या फिर 10 वर्ष क्या होना चाहिए? आपको वकालत का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हर न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालय का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर उच्च न्यायालय आते हो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? वही सेम कि सर भारत के क्या हो? नागरिक हो जाए, या फिर क्या हो तो सामान्य न्यायालय के क्या होना चाहिए बेटा? तो 5 वर्ष हमारे पास जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 10 वर्ष क्या होना चाहिए? तो वकालत का हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर सामान्य न्यायालय जाते हैं तो यहाँ पे रूल है कि सर कम से कम 7 वर्ष क्या होना चाहिए? अपने को वकालत का क्या होना चाहिए? तो एक्सपीरियंस होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। ये आपकी क्या है? योग्यता है। दूसरी बात, इन दोनों केसेस में
राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए, और इस केस में राज्यपाल की नजर में क्या होना चाहिए, तो कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। इधर ये अगर बात करें बेटा शपथ की, इसकी बात करें शपथ की, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, इसी के पास पावर होता है क्या करने का, तो संविधान के संरक्षण का। किसका, संविधान के संरक्षण का। बाकी जो अधीनस्थ न्यायालय है ये लेते हैं पद व गोपनीयता की, पद व गोपनीयता की क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। समझ में आ रही बात। ये कंडीशन किसके लिए, हमारे पास उच्च न्यायालय के लिए और हमारे पास अधीनस्थ न्यायालय के लिए। आइए त्याग पत्र कैसे देते हैं हम, तो त्याग पत्र किसको देंगे, तो ये त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को। ये भी किसको देगा, राष्ट्रपति को। किसको देगा जी, राज्यपाल को देगा। अब अगर बात कर लेते हैं कि ये पद को छोड़ना चाहते तो प्रक्रिया क्या होगी, इनको पद से हटाने की प्रक्रिया है कि स्वयं एक तो त्याग पत्र दे दे, दूसरा क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, और तीसरा क्या बेटा, तो विशेष बहुमत के द्वारा, या फिर इस प्रक्रिया को महाभियोग भी कहा जा सकता है। क्या बोला जा सकता है इसको, महाभियोग भी कहा जा सकता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है कि त्याग पत्र हो जाए, मृत्यु हो जाए, या विशेष प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। इनके केसेस में विशेष प्रक्रिया लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें महाभियोग नहीं लगाया जाएगा। आपको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनको हटाने के लिए वही कंडीशन है, एक तो त्याग पत्र दे दे, या तो फिर उनकी मृत्यु हो जाए, या फिर क्या लगाया जाए, महाभियोग लगाया जाए। आप जानते हो ना कि भारत की न्यायपालिका कैसी है, एकल और स्वतंत्र। कैसी है, एकल और स्वतंत्र। यो भाई एकल और हमारे पास है स्वतंत्र न्यायपालिका। समझ रही बात। स्वतंत्र कैसे बोल सकते हैं आप उसको बताइए तो, कैसे नहीं आता है स्वतंत्र कैसे बोल सकते हैं, किस कंडीशन में बोल सकते हैं कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र, कैसे बोल सकते हैं। देखो बेटा, इनकी नियुक्ति कौन करता है, करते हैं। यदि इनकी पद मुक्ति, इनको पद से हटाने का पावर यदि राष्ट्रपति को दे दिया जाता तो हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती। राष्ट्रपति अपने किसी रिश्तेदार को जो कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सेशन कोर्ट में फंसा हुआ है, वहां बोल देता है कि भाई देख अगर क्या करेगा, मेरे बंदे को सजा देगा ना, तेरे क्या कर देंगे, भगा देंगे। लेकिन यहाँ पे मुक्त होते हैं। कैसे मुक्त होते हैं, इनको नियुक्ति राष्ट्रपति दे देता है, मंत्रिमंडल इनका चयन भी कर लेता है, लेकिन इनको हटाने में क्या करना पड़ता है, महाभियोग की प्रक्रिया लानी पड़ती है। अर्थात उनके खिलाफ जब महाभियोग लाया जाएगा 14 दिन पहले इनको सूचित किया जाएगा, इनके खिलाफ प्रस्ताव ला के पहले पेश किया जाएगा लोकसभा में, 2/3 बहुमत से लोकसभा में पहले पारित होगा, फिर जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित होगा, फिर कहा जाएगा राष्ट्रपति। उसके बाद जब वहां पे राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे तब जाकर इनको हटाया जा सकता है। तो इनका पद क्या होता है, किसी प्रकार के प्रेशर से मुक्त होता है, इसीलिए हमारे न्यायपालिका बोलते हैं लोग एकल और स्वतंत्र न्यायपालिका है। एकल कहने का तात्पर्य ये है कि भारत में कहीं पर भी एक प्रकार के अपराध के लिए एक ही प्रकार की सजा का प्रावधान है। सुंदरी बात, इसे बोलते हैं एकल न्यायपालिका। मान लो कि कलकत्ता में ऐसा हुआ कि साहू जी ने किसी को बाइक से ठोक दिया, तो कलकत्ता न्यायपालिका में सेम केस हुआ, वहां भी बंदा होगा है ना, बनर्जी, उसने बाइक से बंदे को ठोक दिया, सेम चोट आया, सेम इवेंट हुआ, सेम केस लगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साहू जी को 65 जेल भेज रहे हैं। इनका वकील क्या करेगा, कलकत्ता वाले मामले को उठाकर लाएगा, कलकत्ता हाई कोर्ट के मामले में सेम केस हुआ था और वहां बंदे को 10 रुपए का डेली मिल्क देके विदा कर दिया गया था। आप मेरे बंदे क्या कर रहे हो, कैसे 65 जेल भेज रहे हो। या तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने गलत फैसला सुनाया है, या फिर आपने क्या किया है, मेरे बंदे से उम्र निकाल रहे। सुना नहीं बात। उस कंडीशन में क्या होगा, जज सोचे पड़ जाएगा भाई यार वहां पे ऐसा फैसला दिया गया है, और एक हाई कोर्ट का फैसला सभी हाई कोर्ट में क्या होता है, मान्य है। यहाँ पे साहू जी की 5 साल से वो कम करके इनको 10 का चॉकलेट देकर क्या किया जाएगा, घर भेजा जाएगा। इसको बोलते हैं एकल न्यायपालिका। सभी जगह काम क्या होगा, बराबर होगा। यही हम लोग का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, क्लियर है ये।